नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बात करते हैं आज की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर की, बड़ी खबर की। आज से देश भर में जेईई मेन परीक्षा शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और सेकेंड सिटिंग की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। छात्रों को केंद्र पर परीक्षा से 1 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाया है। इसे 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत परीक्षा कराई जा सके। इस साल एक कमरे में कम से कम छात्रों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार एंट्री के नियम भी बदल दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में छात्रों के प्रवेश के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ गोल घेरा बनाने को कहा गया है। वहीं अगर जरूरत पड़े तो एंट्री के लिए बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। तो आज छात्रों के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज से उनकी परीक्षा शुरू होने जा रही है। देश भर में इसके लिए 660 केंद्र जेईई की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। अमित पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, हमने देखा कि बीते कुछ समय से किस तरीके से छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा था। वो मना कर रहे थे कि परीक्षा ना कराई जाए, क्योंकि कोरोना का काल है और ऐसे में परीक्षा एक जगह पर कराना, इतने ज्यादा छात्रों का इकट्ठा होना ठीक नहीं होगा। लेकिन आश्वस्त किया गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैसी व्यवस्था है? आप इस वक्त कहां पर हैं? सेंटर्स को लेकर जो आशंकाएं मन में थी, क्या उसे दूर की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये सेंटर है। चूँकि 9 बज चुके हैं और 9 बजे से ये एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सेंटर में जितने भी अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, वो आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की गई थी। सोशल डिस्टेंस किस तरह से उसका अनुपालन कराया जाए, यहाँ पे सर्किल, गोल सर्किल जो है वो बनाया गया था। और उसके बाद तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो एक एक करके यहाँ पे एंट्री उनकी हुई है। जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों के तहत ही ये तमाम जो परीक्षार्थी है वो यहाँ आए हैं। और चूँकि 9 बज चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो इस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमारे साथ एक अभिभावक भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, कहाँ से आप हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं वैशाली से आया हूँ, प्रॉपर वैशाली। सुशील जी, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने बजे आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए थे, परीक्षार्थी को लेकर के आए थे, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई आपको? जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई है। यहाँ पे बताया गया था बच्चों को कि 8:30 बजे तक एंट्री ले लेना है। तो मैं अपने भाई के साथ यहाँ 8:15 बजे आ गया था और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ आने के बाद भी जो मैंने देखा, बच्चे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। और यहाँ के भी जो स्टाफ लोग थे वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे। बच्चे से कहा गया कि अपना मास्क उतार दो, यहाँ पर नया मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइज़र वगैरह सबका अच्छे से यहाँ रखा गया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बाहर का जो दृश्य देख करके बच्चे के मन में जो एक खौफ था, वो आने वाले दिनों में, और भी अब 4-5 दिन जेईई मेन का एग्जाम होगा, तो मैं आपके माध्यम से बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरो नहीं, बस मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखें और आराम से आकर के तसल्ली। बड़ी बात रही सुशील जी कि काफ़ी विरोध हुआ। जो बच्चे के गार्जियन, अभिभावक हैं, उनके तरफ से भी विरोध हुआ। कई राजनीतिक गलियारे से आने वाले लोग हैं, उन्होंने विरोध किया। आज जब एग्ज़ाम शुरू हुआ है, क्या लगता है वो विरोध कहीं ना कहीं नाजायज़ था, बेतुकी थी वो विरोध? क्या लगता है? देखिए, इस बात का मैं कैसे कह सकता हूं कि जिन्होंने विरोध किया वो बेतुका था। जिन्होंने विरोध किया ये उनका अपना मत था, उन्होंने जो किया सो किया। लेकिन जहां तक मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे लोग हर चीज़ का विरोध करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। पर जो ये एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम था तो ये होना चाहिए था, और सही हो रहा है। ये एक सवाल तो बनता है ना कि जो कोरोना को लेकर के डर, जो खौफ लोगों के मन में थी, वो संशय, वो डर जो है कहीं ना कहीं दूर हुई है। आज आप यहाँ हैं, आपने व्यवस्थाएं देखी हैं, और जिस तरह से सरकार का जो फैसला रहा वो कहीं ना कहीं उचित दिखता है। चूंकि 1 साल जो है वो बर्बाद हो रहा था बच्चों का, अगर एग्जाम नहीं होता तो 1 साल बर्बाद हो जाता। जी जी, बिल्कुल, यही मैं भी कह रहा हूँ कि ये परीक्षा साल में एक बार ही होती है, और इंजीनियरिंग के सेक्टर का यही एक महत्वपूर्ण एग्जाम है जिसके तहत बच्चों को NIT और IIT में एडमिशन मिलता है। बच्चे पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते
करते हैं, तो बस एक परीक्षा यही इनको साल में एक बार देना होता है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए था। ऑलरेडी हम लोग 3-4 महीने लेट हैं। ये एग्ज़ाम ऐसे अप्रैल महीने में हुआ करता था, अब तक तो रिजल्ट भी आ जाता, बच्चे एडमिशन ले चुके होते, बट इस कोरोना के कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। तो फिर भी ठीक है, अब कोरोना व्यवस्थाएं थी उससे पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, कहीं से कोई कमी नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं सही थी। अमित, ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश उन छात्रों के मन में, उन अभिभावकों के मन में भी जाएगा। एक जो आशंकाएं उनके मन में थी, जो अंदेशा था कि पता नहीं व्यवस्था कैसी होगी, दरअसल ये डर इसलिए भी था क्योंकि अलग अलग जगहों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि कोरोना को लेकर व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है दावे के बावजूद, तो शायद ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अभिभावक परेशान थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे जो कि परेशान थे। न्यूज़ 18 ने लगातार स्टूडेंट्स के साथ बात भी की, क्या कुछ दिक्कतें हैं उनको जानने की कोशिश की, और उसके बाद अब जो पहले दिन का हम देख रहे माहौल, जो परीक्षा कराई जा रही है, उसको लेकर अब एकदम कह सकते हैं निश्चिंत होकर छात्र परीक्षा दे सकेंगे अगले 6 दिनों तक। देखिए, निश्चित तौर पे सिरांदा 6 दिन जो हैं वो छात्रियों के लिए बेहद अहम है, और जाहिर सी बात है कि चूंकि आज जिस तरह की व्यवस्था है, हमारे साथ सुशील जी भी हैं, ये परीक्षार्थी के अभिभावक हैं, इनका कहना है कि व्यवस्था जो है मुकम्मल है, व्यवस्था बिल्कुल उचित तरीके की देखने को मिल रही है, उम्दा व्यवस्था है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी इन्होंने दिया है न्यूज़ 18 के माध्यम से। एक बार फिर हम इनसे बात कर लेते हैं। सुशील जी, एक बात कि आप यहाँ पे आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को आपने देखा, आपके जो भाई हैं वो परीक्षा सेंटर पे परीक्षा एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे उन अभिभावकों से, उन परीक्षार्थी से जो सेकेंड पाली में या अगले 5 दिनों तक जिनका एग्ज़ाम होना है, एक एक करके जिनकी जो एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे आएंगे, तो उनको क्या कहेंगे? जी, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से सारे अभिभावकों को और सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल तसल्ली रखें। यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है, जो होना चाहिए, जो गाइडलाइंस दिया गया है सरकार के द्वारा, जो SOPs बनाए गए हैं, उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बस आप धैर्य रखें, ये एग्ज़ाम आपके लिए ही कराया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए ही कराया जा रहा है। बिल्कुल मत डरे, लोगों के बहकावे में मत आए और एग्ज़ाम सेंटर पर सही समय से पहुँचे और धैर्य के साथ एग्ज़ाम दे और परीक्षा को क्रैक करें, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। मेरा यही आपसे निवेदन है। ये कहीं न कहीं एक जो है बेस्ट विशेष भी दे रहे हैं और सीधे तौर पे बता भी रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, आपके लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। ये देखिए, ये सेंटर है, 9 बजे का वक्त था, जो डेडलाइन था, उस समय ये गेट बंद हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से अमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर नियमों का पालन किया गया है, जो आश्वस्त किया गया था सरकार की तरफ से। प्रत्यय अमृत जो कि जिम्मा एक तरह से देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, वो निश्चिंत होकर परीक्षा दे सकेंगे और व्यवस्था दुरुस्त यहां पर नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। और अपील अपने दर्शकों से हम करना चाहेंगे, उन लोगों से करना चाहेंगे जो कि परेशान थे अपने बच्चों को लेकर, स्टूडेंट से करना चाहेंगे जो कि परेशान थे इस बात को लेकर कि पता नहीं व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर कैसी होगी। तो व्यवस्था दुरुस्त है, अब आपको एहतियात बरतना है, आपको गाइडलाइन का पालन करना है और निश्चिंत होकर परीक्षा देना है। चलिए झारखंड की भी बात कर लेते हैं। झारखंड के 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में सेंटर बनाए गए हैं। रांची के टाटी सिलवे और तुपुदाना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में करीब 23,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। छात्रों को अपनी ट्रैवल और मेडिकल हिस्ट्री बतानी होगी। मास्क और सैनिटाइजर के साथ केंद्र में छात्र जाएंगे ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा कोरोना का ना रहे। तो झारखंड में भी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिहार और झारखंड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर परीक्षा में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है, व्यवस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इधर झारखंड में 5 महीने बाद एक बार फिर से सड़कों पर बसें दौड़ने लगी हैं, लेकिन कोरोना संकट में निजी बसों की सवारी महंगी हो रही है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग की कीमत यात्रियों को ही चुकानी पड़ रही है, यानी एक यात्री को 2 सीटों का किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्षमता से आधी सवारी के साथ राज्य के अंदर और कंटेनमेंट जोन से बाहर बसों के चलाने की अनुमति दी है। लिहाजा बस मालिकों ने अपने नुकसान का भार यात्रियों की
जेब पर ही डाल दिया है। सिमडेगा से बसों का परिचालन शुरू होने को लेकर बस एजेंट के साथ ही लोगों में भी खुशी है। वहीं एसडीओ ने तय भाड़ा ही वसूलने का निर्देश दिया है। लहर है, 6 महीना से बेरोजगार थे, अभी रोजगार मिला, गाना फिर शुरू हो गया। हम लोग का पब्लिक को परेशानी था, हम लोग को परेशानी था, हम लोग तो बेरोजगार बैठे थे। हाँ, भुखमरी के कगार पे थे हम लोग। भाड़ा दुगुना हो गया। कितना लगेगा इस बार रांची जाने का? 350। सरकार का जो बृहत गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। बस में जितने जो सीट हैं उसके आधे पैसेंजर को ले जाना है, और ड्राइवर और जो बस में जितने भी जो बस के स्टाफ होंगे उनको सुरक्षा के जितने भी कोविड से जो डायरेक्शन है, जैसे उनको मास्क लगाना है, फेस कवर लगाना है, ग्लव्स पहन के चलाना है, इत्यादियों का सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया सारे बस ऑनर्स एसोसिएशन को और ड्राइवर को। उसके बाद आज से हम लोग बस की सेवा शुरू कर रहे हैं। तो शर्तों के साथ आज से बस सेवा शुरू हो गई है, जिसके तहत बस में ड्राइवर कंडक्टर को मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये तमाम वो नियम जो कि जरूरी हैं कोरोना से बचने के लिए, ये नियम बनाए गए हैं। बस में ड्राइवर कंडक्टर को मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बसों में क्षमता से आधी सीटों पर ही यात्री बैठेंगे, यानी कि पहले 2 सीटें जो होती थी वो एक ही यात्री के पास होंगी। बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, ये जानने की कोशिश होगी कि उनको फीवर तो नहीं है। बसों में स्प्रे और सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा, ताकि सैनिटाइज समय समय पर किया जा सके, यात्री हाथ सैनिटाइज कर सके। हर यात्री के उतरने के बाद सीट को सैनिटाइज करना होगा। ये तमाम नियम पालन करने होंगे। जहां ठहरने की व्यवस्था है बसें वहीं ठहरेंगी, आगे पीछे इधर उधर बसें नहीं ठहर सकती हैं। शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई बस के ऊपर, बस के मालिक के ऊपर की जाएगी। इसके अलावा बस में ड्राइवर और कंडक्टर, जो हमने आपको बताया कि मास्क और फेस शील्ड उनके लिए जो है अनिवार्य होगा। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी, दंड दिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हादसे के बाद ड्राइवर की पिटाई की गई है। नालंदा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नालंदा में पिकअप ड्राइवर की पिटाई की गई है। हादसे में महिला की मौत के बाद पिटाई की गई है ड्राइवर की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सरमेरा थाना क्षेत्र की मीर नगर की घटना है। बेगूसराय से बिहार शरीफ दरअसल ये गाड़ी जा रही थी। पुलिस ने ड्राइवर को किसी तरह भीड़ से बचाया। तस्वीर आप देखिए, नालंदा में हादसा हुआ। हादसे में महिला की मौत हो गई और उसके बाद ड्राइवर को लोगों ने जमकर पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह भीड़ के हत्थे चढ़ने से पुलिस ने इस ड्राइवर को बचाया है। बेगूसराय से बिहार शरीफ दरअसल ये गाड़ी जा रही थी, इसी दौरान ये घटना घटी है। तस्वीरें आप देखिए नालंदा की। खबर भागलपुर से। भागलपुर के नवगछिया में प्रमुख पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रस्तावित विशेष बैठक से ठीक पहले 4 महिला पंचायत समिति सदस्यों को ब्लॉक के सामने से अगवा कर लिया गया, जिसकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नवगछिया एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तुलसीपुर केला के बगीचे में बने एक घर से 4 महिला सदस्यों को सकुशल रिहा करा लिया। अपहरण का आरोप प्रमुख झारी यादव और उसके बेटे पर लगा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये महिलाएं एक बोलेरो में सवार होकर समय से पहले ही ब्लॉक पहुंच गई थी, लेकिन मेन रोड पर सुरक्षा कर्मियों ने समय का हवाला देकर कैंपस में उन्हें नहीं जाने दिया, जिसके बाद ये महिलाएं रोड के साइड में गाड़ी में ही बैठी हुई थी। इसी दौरान हथियार से लैस कुछ बदमाशों ने ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया और महिलाओं के साथ गाड़ी को अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद बवाल मचा तो पुलिस एक्शन में आई और तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी गई, जिसके बाद सभी महिलाओं को तुलसीपुर केला बगीचे के पास से एक झोपड़ी से रिहा करवा लिया गया। इस मामले में हथियार के साथ 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि आरोपी प्रमुख झारी यादव और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वो कान में नट सटाया, बोला कि चलो जल्दी से यहाँ से गाड़ी खोलो। वहाँ से जो है ना वो लोग को
धमका के उसके बाद गाड़ी खुलवाया, हम लोग को लेके चले गया बिहार। त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको कहीं रखा गया था, वहाँ से बरामद किया गया। अभी बयान दिया जा रहा है, वो भी लिखित देंगे, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर बेगूसराय पुलिस ने 28 अगस्त को दिन दहाड़े तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार में हुए ज्वेलरी दुकान में लूटकांड मामले सहित 5 वारदातों का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो 500 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो से अधिक चांदी के आभूषण के साथ ही कई हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक बोलेरो और बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार अपराधियों में एक पर विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज हैं। 28 अगस्त को दिन दहाड़े तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार में अपराधियों ने राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके अलावा इस केस के अलावा और 4 अन्य कांडों का भी उद्भेदन हुआ है, जिसमें से एक मुख्य है जो बीएड बाजार में एक आभूषण की दुकान से लूट की गई थी। उधर मुजफ्फरपुर में एक निजी फाइनेंस कंपनी के सीएसपी से हथियारबंद लुटेरों ने 95,000 रुपए लूट लिए। घटना बरूराज थाना इलाके के फुलवरिया बाजार की है। भाग रहे अपराधियों की तस्वीर एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। संचालक सुजय कुमार ने बताया कि 5 की संख्या में लुटेरे हथियार से लैस होकर उनके ऑफिस में घुस गए और हथियार के बल पर स्टाफ को डरा धमकाकर काउंटर से 95,000 रुपए लूट लिए। उसके बाद अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। 3 आदमी आया, एक आदमी अंदर घुसा, सबसे पहले मतलब पिस्टल गिराया। उसके बाद जब इसमें हम थोड़ा सा टाइट हुए, 2 आदमी और गिराया पिस्टल और 95,000 कैश, 1 लैपटॉप। वहीं भोजपुर में यहां बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार को गोली मार दी और दहशत फैलाने के लिए हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार की है। गोली लगने से जख्मी दुकानदार कन्हैया यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। कल देर शाम जब दुकान बंद कर वो वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनके पेट में गोली मार दी। फिलहाल घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और सियासी खबरों के बाद बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज से पार्टी चुनाव प्रचार का आगाज कर रही है। इसके जरिए पार्टी 100 वर्चुअल रैलियां करेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि वर्चुअल रैली में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता और मंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी बाढ़ के वक्त भी बिहार आना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल और सुरक्षा कारणों से उनका दौरा टाल दिया गया। लोगों के बीच फिजिकली जाना, बड़ी रैली करना वो संभव कम है। तब हम तो चाहते थे कि ट्रेडिशनल तरीके से ही होना चाहिए चुनाव। इस वक्त हमारा संदेश पहुंचाने के लिए मेरे साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर जी है। उन्होंने जिम्मा लिया है अपने आप पे और पहले कल से हम शुरू करेंगे। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स मेरे पास बिहार में है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। नेशनल लीडर्स बाहर से भी पूरे देश से बिहार में जो हमें उपयोगी हो सकते हैं वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बड़ा सहयोग हमें हर बार रहता है। इस बार भी हम विनती करेंगे। उनकी एक बहुत बड़ी रैली हमने वर्चुअल रैली कर ली है। हम चाहते थे कि बाढ़ में वो भी आना चाहते थे लोगों के बीच और सबसे मिलना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं अभी वहाँ पे लॉकडाउन है और हम इजाज़त नहीं देते हैं। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू के किसी नेता ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन सियासत में कुछ असंभव नहीं और चुनावी साल में सियासी समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शरद यादव की घर वापसी हो सकती है और फिर से शरद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शरद यादव के संपर्क में हैं।
और नीतीश की पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। अभी तो संभावनाओं का, राजनीति तो संभावना की चीज है, क्या होता है, अभी बहुत दिन है समय चुनाव में। पुराने समाजवादी नेता है शरद जी, हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं नीतीश जी, हम लोग बहुत दिन तक राजनीति किए हैं, शरद जी उनके नेता रहे हैं, इसमें क्या दो राय है। शरद यादव के एनडीए में वापसी के कयासों को लेकर सत्ता पक्ष संभल कर बयान दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को लगता है कि महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अगर शरद पुराने खेमे में आते हैं तो उसका फायदा ही होगा। महागठबंधन में वो घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। शरद जी अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जदयू को फायदा होगा और एनडीए को भी उसका लाभ मिलेगा। वहीं विरोधी गुट को ये बात हजम नहीं हो रही, तभी तो बात हाथ फैलाने से लेकर स्वाभिमान तक की हो रही है। कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, जेडीयू दरवाजे दरवाजे, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे जेडीयू घूम रही है, नेता खोज रही है और तेजस्वी यादव जी के नाव पर 12 करोड़ जनता सवार हो गई है। जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हों, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों हो? तो जहां उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। वैसे सियासत में शरद यादव कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से हटने और फिर महागठबंधन के टूटने के बाद उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ दिया था और अपनी अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। अब शरद की एंट्री विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल महागठबंधन में हाशिए पर चल रहे हैं शरद यादव। आरजेडी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। विरोधी खेमे में उचित सम्मान नहीं मिलने से है नाराज। जेडीयू में वापसी से शरद की सियासत में सक्रियता बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।